हाँ जी गाइस, तो वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के यूनिट 4 का, जिसका नाम है करंट एनवायरनमेंट इश्यूज। तो ये आपके एकेटिव का सब्जेक्ट है, एक एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। उसकी ये 4th यूनिट की वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आपका एग्जाम में ये जितने भी टॉपिक्स हैं बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, इसलिए प्लीज वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। अब हम समझते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं। ठीक है जी, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस होती हैं जो हीट है अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर उसको ट्रैप कर लें, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और ग्लोबल वार्मिंग होती है। यानी कि ऐसी गैसेस जो कंट्रीब्यूट करती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट होने में और ग्लोबल वार्मिंग होने में। तो वो गैसेस कौन कौन सी हैं? वो गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यानी कि HFC, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। तो ये गैसेस जो हैं वो बहुत सारे सोर्सेज से एमिट होती हैं, जैसे कि फ्यूजल फ्यूल्स के कंबशन से ये निकलती हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस की वजह से ये निकलती हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट से ये गैसेस निकलती हैं। वेस्ट मैनेजमेंट ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं और एमिट करती हैं रेडिएशंस को विद इन द थर्मल इंफ्रारेड रेंज, जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज होता रहता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या है भाई? ऐसी गैसेस जो कि अर्थ की जो रेडिएटिंग हीट है उसको ट्रैप कर लें। ठीक, ये सब होता है इसकी चीज में, है ना। अब हम बात करते हैं कि एसिड रेन क्या होता है। सो एसिड रेन क्या होता है, ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे अब। तो एसिड रेन क्या है? ये एक प्रेसिपिटेशन का फॉर्म होता है जिसके अंदर नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड की जो लेवल्स है वो बहुत हाई होते हैं। अब एसिड रेन क्या है भाई? अर्थ पे जो पानी है वो इवापोरेट होता है, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर में अगर नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, तो क्या होता है कि ये जो है ये इन माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बन जाती है हवा में ही। और जब रेन होती है तो इसी रेन को हम एसिड रेन बोल देते हैं। ठीक है, इतना तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते ही होंगे। तो एसिड रेन क्या है? ये एक प्रेसिपिटेशन का फॉर्म होता है, यानी कि बारिश का फॉर्म होता है जिसमें कि नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड के जो लेवल है वो बहुत हाई होते हैं। ये कब होता है? जब एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हैं, जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर चले गए हैं, वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन जो एयर में है और वाटर वेपर से, जिसकी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनती है। तो यही जो जब बारिश होती है तो यही एसिडिक ड्रॉपलेट्स अर्थ पे रेन की तरह आके गिरती हैं या स्नो की तरह गिरती हैं या फॉग के में बदल जाती हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट का एसिडिफिकेशन हो जाता है और इसी को हम एसिड रेन बोलते हैं। दूसरी चीज क्या है इसमें कि सोर्सेज क्या है एसिड रेन के। तो सोर्सेज ऑफ एसिड रेन इंक्लूड द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कि कोल हो गया, कोयला हो गया, ऑयल हो गए, नेचुरल गैस हो गए, पावर प्लांट्स के अंदर बर्न जो हो रही हैं चीजें, फैक्ट्रीज के अंदर और व्हीकल्स के अंदर से भी ये सारी चीजें निकलती हैं, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सब इसके सोर्सेज हैं एसिड रेन के, बिकॉज ये जितने भी सोर्सेज हैं ये ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, कॉजेज क्या है हम बात करते हैं एसिड रेन के। एसिड रेन जो होती है वो केमिकल रिएक्शन की वजह से होती है, ठीक है। कौन सा केमिकल रिएक्शन? जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड हवा के अंदर जाते हैं तो क्या होता है? वो मिक्स हो जाते हैं और रिएक्ट करते हैं पानी और ऑक्सीजन से हवा के अंदर ही, और ये एक एसिडिक पॉल्यूटेंट्स बना देते हैं जिसको, और जब ये धरती पर गिरते हैं यानी कि जमीन पर गिरते हैं तो एसिड रेन होती है वो चीज। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड डिसॉल्व कर जाते हैं बहुत आसानी से पानी के साथ और इसको बहुत दूर तक भी ले जाया जा सकता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि एसिड रेन हो जाती है। इतना आप समझ गए होंगे। बाकी यार नोट्स की बात करें ना तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चाहे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। तो भाई हम अब दूसरा टॉपिक क्या कह रहा है? दूसरा टॉपिक ये कहता है कि इफेक्ट्स क्या है एसिड रेन के। ठीक, तो एसिड रेन जो होती है वो डैमेज करती है इकोसिस्टम को, जैसे कि फॉरेस्ट्स हो गए, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गई।
एसिडिक वाटर जो है वो मेटल्स को भी डिसॉल्व कर सकता है, गला सकता है, रॉक्स को भी गला सकता है और सॉइल को भी क्या कर सकता है, टॉक्सिक बना सकता है, जिसकी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स उस पर सर्वाइव न कर पाए। एसिड रेन बिल्डिंग्स को भी डैमेज करता है, जैसे कि आपने देखा होगा ना कि आगरा के अंदर एसिड रेन की वजह से जो ताजमहल है उसका कलर बहुत बदलता चला जाता है, इसलिए उसके हर साल कई करोड़ों का खर्चा होता है उसको वापस से व्हाइट करने के लिए। ठीक, तो इफेक्ट्स क्या है एसिड रेन के, कि भाई एक तो बिल्डिंग्स जो हैं वो डैमेज हो रही हैं, दूसरा ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि लाइमस्टोन से बने हुए हैं या मार्बल से बने हुए हैं वो भी खराब हो रहे हैं। एसिड रेन जो होती है वो हार्मफुल होती है ह्यूमन हेल्थ के लिए भी, क्योंकि ये रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है और नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट करती है। तो ये इसके इफेक्ट्स हैं एसिड रेन के, आप ये लिख कह सकते हैं। अब कौन कौन से मेजर्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे कि हम एसिड रेन ना हो ये कंट्रोल किया जा सके। तो सबसे पहले तो हमको एमिशंस, मतलब ऐसी जो गैसेस हैं जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड, जो इसके सोर्सेज हैं एमिशन के, उनको रिड्यूस करना है। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर हमको स्विच करना पड़ेगा। तीसरा, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जो हैं उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो क्लीनर प्रोडक्शन मेथड्स को अडॉप्ट करें, टेक्नोलॉजीज और नई नई इनोवेशंस को अडॉप्ट करें, जिससे कम से कम एमिशन हो पाए सल्फर डाइऑक्साइड का और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का। चौथी चीज कि हमको एनर्जी की जो एफिशिएंसी है वो प्रमोट करनी है, यानी कि हमको ऐसी एनर्जी एफिशिएंट प्रैक्टिसेस को एनकरेज करना है, ऐसी टेक्नोलॉजीज को एनकरेज करना है जो कि रिड्यूस करती हैं ओवरऑल डिमांड ऑफ एनर्जी को और फॉसिल फ्यूल की जो बर्निंग है उसको भी खत्म करती हैं। ऐसी एनर्जी एफिशिएंसी जो हमारे पास प्रैक्टिसेस है उनको हमें क्या करना है, प्रमोट करना है। पांचवा, ट्रीज प्लांट करने हैं और इकोसिस्टम को रिस्टोर करना है, क्योंकि ट्रीज क्या करते हैं, वो जो भी एसिडिक कंपाउंड्स हैं एनवायरनमेंट के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर उनको क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से जो एसिड रेन के इफेक्ट्स हैं उनको कम किया जा सकता है। तो ये 5 कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं हम एसिड रेन को कंट्रोल करने के लिए। आई होप आप इतना समझ गए होगे यार। चलिए अब हम बात करते हैं कि ओजोन साइकिल क्या होती है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अब इसमें आने वाले हैं बहुत ज्यादा। तो ओजोन साइकिल क्या होती है, ओजोन साइकिल इन्वॉल्व्स द कांस्टेंट कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बिटवीन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड ओजोन। तो ये एक ओजोन साइकिल क्या होती है, एक साइकिल होती है जिसमें ऑक्सीजन का जो एटम है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में बदलता है और उसके बाद वो ओजोन में बदल जाता है। ऑक्सीजन यानी कि O2 और ओजोन का केमिकल फॉर्मूला होता है यानी कि 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, ओजोन। तो ये प्रोसेस का कैसे होता है, ये प्रोसेस होता है कि जब जो सन की रे है क्या करती है, वो ऑक्सीजन के जो ये 2 एटम्स है उनको क्या कर देती है, स्प्लिट कर देती है, यानी कि सिंगल सिंगल एटम में स्प्लिट कर देती है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन का जो सिंगल इंडिविजुअल ऑक्सीजन एटम है वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एटम से क्या करता है, रिएक्ट करता है, यानी कि ऑक्सीजन O2 प्लस O मिलकर क्या बनाते हैं, O3 बना देते हैं, यानी कि हमारे पास ओजोन आ जाती है। तो ओजोन को हम रिसाइकल भी कर सकते हैं इनटू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन थ्रू वेरियस रिएक्शंस क्रिएटिंग ए कंटीन्यूअस साइकिल। The ozone layer is formed when ultraviolet rays react with oxygen molecule to create ozone and atomic oxygen known as Chapman cycle। तो भाई बेसिकली है चीज क्या, तो ओजोन साइकिल क्या है भाई, ओजोन साइकिल एक कांस्टेंट कन्वर्जन होता है इसमें कि जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है या ऑक्सीजन का जो एटम है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में बदलता है, उसके बाद ओजोन में बदल जाता है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा होता है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा होता है। तो जो भी केमिकल कन्वर्जन है उनको हम एक करके पढ़ने वाले हैं। तो ओजोन साइकिल जो है उसके अंदर पहले फोटोलाइसिस होता है, फिर ओजोन फॉर्मेशन होता है, फिर रिकॉम्बिनेशन होता है और फिर रिसाइकलिंग होता है ओजोन का, जिसकी वजह से बैलेंस जो है ओजोन का वो बना रहता है और ये साइकिल जो है वो ओजोन साइकिल कहलाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहला प्रोसेस आता है ऑक्सीजन एटम साइकिल का, यानी कि सोलर रेडिएशन जो है वो ऑक्सीजन के एटम्स को यानी कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को 2 ऑक्सीजन के एटम्स में कन्वर्ट कर देती है। सबसे पहले प्रोसेस में क्या होता है कि सन की मदद से, सनलाइट की मदद से ऑक्सीजन की जो ये एक ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन के एटम्स में इंडिविजुअली ब्रेक हो जाता है। उसके बाद ओजोन लेयर क्रिएट होती है, यानी कि जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, स्टार्टिंग समझिएगा क्या हो रहा है भाई। हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या है, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो है। अब सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ऑक्सीजन एटम साइकिलिंग होती है, ऑक्सीजन एटम साइकिलिंग, जिसमें क्या हो रहा है
ऑक्सीजन प्लस HV, यानी कि HV क्या है, ये सनलाइट की रेज है, वो क्या करती हैं, दो ऑक्सीजन के एटम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जो दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं वो रिएक्ट करते हैं एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है सिंगल ऑक्सीजन के एटम से जो कि इससे प्रोड्यूस है, जिसकी वजह से ओजोन बन जाती है, यानी कि O3 बन जाती है, ओजोन लेयर क्रिएट हो गई। तीसरा रिसाइकलिंग ऑफ ओजोन, यानी कि जो ओजोन है वो वापस से रिएक्ट करती है सिंगल ऑक्सीजन के एटम से और वापस से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में बदल जाती है। फिर ओजोन रिसाइकलिंग का एक अगला प्रोसेस ओजोन रिसाइकलिंग, जिसमें कि जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है वो फोटोन के साथ रिएक्ट करके वापस से ऑक्सीजन और एक सिंगल एटम बना देती है ऑक्सीजन का। ओजोन कन्वर्शन, ओजोन कन्वर्शन में क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन प्लस सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन बना देते हैं दो मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को। फिर उसके बाद ऑक्सीजन रिकॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, इसमें होता है कि दो ऑक्सीजन के एटम, ठीक है, वो मॉलिक्यूल या एटम के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन और एटम बना देते हैं, यानी कि दो ऑक्सीजन एटम जो हैं वो रिएक्ट करते हैं ताकि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन सके। तो ये ओजोन साइकिल हो रही होती है। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले ऑक्सीजन एटम बनता है, उसके बाद ओजोन लेयर बनती है, तीसरा ओजोन रिसाइकिल होती है, पांचवा ओजोन कन्वर्जन होती है, फिर ओजोन रिकम्बिनेशन होता है। ये सब प्रोसेस हो रहे होते हैं, इतना आप समझिए। अगला बात करते हैं हम ओजोन डिप्लीशन क्या है। ओजोन साइकिल तो हमने पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं ओजोन डिप्लीशन क्या है। ठीक, तो ओजोन डिप्लीशन क्या है भाई, ओजोन डिप्लीशन जो है ये डिक्लाइन है ऑफ ओजोन, यानी कि ओजोन लेयर होती है एक हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में जो कि हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो आ रही हैं अर्थ के अंदर, जिनकी वजह से ह्यूमन हेल्थ पे फर्क पड़ सकता है, उसको कम कर देती हैं। तो ऐसे धीरे धीरे इन सब जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए और बाकी सारी ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती जा रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो ओजोन डिप्लीशन जो है वो डिक्लाइन ऑफ ओजोन है इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से सीजनल चेंजेस आ रहे हैं ओजोन लेयर के अंदर। और एक होल पाया गया है बहुत बड़ा, इसको हम ओजोन होल बोलते हैं पोलर रीजियंस में, जिसकी वजह से जो वहाँ की जो बर्फ है ग्लेशियर्स है वो पिघलते जा रहे हैं। ओजोन डिप्लीशन कैसे किस वजह से हो रहा है, तो ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से और बाकी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हो गए उनकी वजह से। तो CFC क्या है, CFC हमारे यूज होते हैं रेफ्रिजरेशन में, एसीज के अंदर, पैकेजिंग में, इंसुलेशन में, सॉल्वेंट्स के अंदर, एरोसोल प्रोपेलेंट्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है ये CFC ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर और वहाँ ये ओजोन के साथ रिएक्ट करके ओजोन को खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से क्लोरीन और ब्रोमीन के एटम बनते हैं और वो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं रिएक्शन करके। तो ये ओजोन डिप्लीशन है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा एक बार और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप एक बार इसका, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इफेक्ट्स क्या हैं CFC के ऑन ओजोन शील्ड। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए या बाकी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हो गए, उनका बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है ओजोन शील्ड पे, क्योंकि जब CFC स्ट्रेटोस्फीयर में चले जाते हैं तो वो ब्रेक डाउन होते हैं इंटेंस अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में और क्लोरीन एटम्स और प्रोड्यूस करते हैं या ब्रोमीन एटम्स प्रोड्यूस करते हैं CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्लोरीन, फ्लोराइड और कार्बन, तीन चीजों से मिलकर बने होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये क्या करते हैं जब ये स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचते हैं यानी कि ऊपर पहुंचते हैं तो वो अल्ट्रावायलेट की जो लाइट आ रही है, इंटेंस अल्ट्रावायलेट लाइट जो है, उसकी वजह से वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और क्लोरीन एटम्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो ओजोन है वो डिप्लीट हो जाता है। तो ये जो डिप्लीशन है वो ओजोन लेयर को वीकन करता है, यानी कि वीक कर देता है, जिसकी वजह से जो ओजोन लेयर शील्ड की तरह काम कर रही है अर्थ की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, वो क्या होता है वो वीक हो जाती है और एक होल प्रोड्यूस होते लगता है, ठीक है। तो यही इफेक्ट है CFCs का ओजोन शील्ड में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इफेक्ट्स की, इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन और उसके रेमेडियल मेजर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इफेक्ट्स की। इफेक्ट क्या है, जैसे जैसे ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि अर्थ में आ रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि ओजोन डिप्लीशन जो है उसकी वजह से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के जो लेवल्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से स्किन कैंसर्स हो रहे हैं लोगों को, कैटरेक्ट्स इश्यूज हो रहे हैं, यानी कि आंखों में इश्यूज हो रहे हैं और क्रॉप्स और मिनरल लाइफ भी हार्म हो रही है। दूसरा, हेयर एयर क्वालिटी जो है वो भी इम्पैक्ट हो रही है इस चीज से, ठीक, जिसकी वजह से अर्बन और रूरल एरियाज के अंदर जो ग्राउंड लेवल ओजोन कंसंट्रेशन होता है ना, कंसंट्रेशन होता है हवा के अंदर, वो बेकार होता चला जा रहा है।
तीसरा है हमारे पास रेमेडियल मेजर्स क्या क्या है। सबसे पहला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का यूज करना, यानी कि एक क्रूशियल ग्लोबल एग्रीमेंट हुआ था 1986 में, जिससे कि जो CFC कार्बन्स का जो यूजेज है उसको कम करता जाता है। दूसरा सब्स्टिट्यूट ODS, यानी कि हमको सेफर ऑल्टरनेटिव जैसे कि अमोनिया हो गए या हाइड्रोकार्बन्स हो गए, उनके ऊपर ट्रांजिशन करना पड़ेगा, उनको यूज करना पड़ेगा ताकि ओजोन लेयर डिप्लीशन जो है उसको मिटिगेट किया जा सके। तीसरा है ग्लोबल एक्शन ले जाना पड़ेगा ताकि ऐसे रेगुलेशंस आ पाए जो कि ओजोन लेयर की रिकवरी को क्या करें, प्रमोट करें या सपोर्ट करें। तो ये हम मेजर्स ले सकते हैं। अगर हम बात करें अगले टॉपिक की, तो उसका नाम है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है और उसके इफेक्ट क्या है एनवायरनमेंट में। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, इसका मतलब होता है कि रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया और द वर्ल्ड एज होल। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब पॉपुलेशन का रैपिड इंक्रीज अर्थ के अंदर या किसी भी पर्टिकुलर सिटी के अंदर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है उसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। यानी कि अचानक से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं भारत के अंदर भी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, चाइना से भी आगे निकल चुका है भारत पॉपुलेशन के मामले में। तो ये क्या हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है भारत के अंदर। इसके इफेक्ट्स क्या है, एक तो रिसोर्स का कंपटीशन हो गया, मान की रिसोर्सेज नहीं है लोगों के पास, खाने पीने की दिक्कत आ सकती है। एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है क्योंकि ज्यादा लोग हैं तो पेड़ कटेंगे, पेड़ कटेंगे तो एनवायरनमेंट डिग्रेड होगा। ओवर कंजप्शन हो रहा है चीजों का, क्लाइमेट चेंज आ रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, ओवर फिशिंग की जा रही है ताकि नीड्स को पूरा किया जा सके, जिसकी वजह से सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है लोगों को। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आप समझ गए। इसके कॉजेज क्या हैं, सबसे पहला कॉजेज है हाई फर्टिलिटी रेट्स। ठीक है, हाई फर्टिलिटी रेट्स मतलब रीजन्स विद हाई बर्थ रेट कंट्रीब्यूट टू रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। ऐसे रीजन्स जहां पे बर्थ रेट्स बहुत हाई हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ में। पहला हाई फर्टिलिटी रेट्स, क्योंकि भारत के अंदर फर्टिलिटी रेट्स हाई हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। दूसरा मोर्टेलिटी रेट्स जो है वो डिक्लाइन हो रहे हैं, यानी कि डेथ बहुत कम हो रही है। किसकी वजह से, क्योंकि आज हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी वो बहुत ज्यादा आगे है, जिसकी वजह से किसी को बीमारी होती है तो वो बच जाता है। मतलब मोर्टेलिटी रेट्स और फर्टिलिटी रेट्स के अंदर जो रेशियो है वो गड़बड़ा रहा है, ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं कम लोग मर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। तीसरा फैमिली प्लानिंग जो है वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग है लोगों के अंदर, यानी कि लिमिटेड एक्सेस है फैमिली प्लानिंग सर्विसेज का और एजुकेशन का, जिसकी वजह से अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज हो रही है लार्जर फैमिलीज के अंदर। चौथा है माइग्रेशन, यानी कि जैसे जैसे पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में जा रही है तो उससे ओवर पॉपुलेशन हो रही है। तीसरा कल्चरल नॉर्म्स, कल्चरल बिलीफ्स भी होती हैं, जैसे कि बहुत सारे कल्चर ऐसे होते हैं जिनमें कि बच्चे पैदा करना बहुत ज्यादा वो माना जाता है कि हाँ भाई बहुत अच्छी बात है, बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो। तो ये चीजें हो रही हैं। और पांचवी चीज है कि आज की सोसाइटी में और तो लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है कि उनको लड़का ही चाहिए, लड़का करने के लिए ही ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो ये कॉजेज है, यानी कि सबसे पहला कॉजेज है फर्टिलिटी रेट्स हाई है, दूसरा मोर्टेलिटी रेट्स कम है, तीसरा फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे हैं लोग, चौथा कल्चरल नॉर्म्स हैं कुछ ऐसे कि भाई कल्चरल बिलीव्स हैं जिसकी वजह से लार्ज फैमिली जो होती हैं वो फेवर की जा रही हैं, और आखिरी चीज है कि बॉय चाइल्ड की जो नीड है, यानी कि मेंटेलिटी बहुत लोगों की बेकार है जिसके लिए उनको लड़कियां नहीं लड़के ही चाहिए, और लड़के होने के चक्कर में बहुत सारी लड़कियां हो जाती हैं, पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो ये सब चीजें हैं भाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की। अब हम बात करते हैं इफेक्ट उस एक पिरामिड, बेल और अनशेप जो होती है वो पॉपुलेशन पिरामिड में क्या होती है। बेल शेप क्या, यानी कि बेल शेप पॉपुलेशन पिरामिड जो होता है वो एक स्टेबल और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को इंडिकेट करता है। इसके ये जो बेल शेप पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो रिप्रेजेंट करता है कौन कौन सी कंट्री को, अमेरिका को, जहां पे बर्थ रेट तो लो है और पॉपुलेशन एज होती जा रही है। तो बेस ऑफ द पिरामिड जो है वो मॉडरेट होता है जिसकी वजह से एक बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन होता है एज ग्रुप्स के अंदर। दूसरा है अर्नशेप, अर्नशेप पॉपुलेशन पिरामिड जो होता है वो लो नंबर और परसेंटेज ऑफ रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स को डिनोट करता है, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के अंदर आते हैं, और डिक्रीज हो रहा है ये नंबर एज एज इंक्रीजेस। तो ये शेप्स जो है पॉपुलेशन पिरामिड के अंदर ये बेसिकली क्या कर रही होती हैं, ये डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड कर रही होती है पॉपुलेशन की। भाई हम किसी भी देश की पॉपुलेशन को निकालते हैं तो एक हमारे पास घर घर जाके तो नहीं पूछेंगे ना, हमारे पास एक प्रॉपर चार्ट्स होते हैं, उन्हीं चार्ट्स को हम बोलते हैं पॉपुलेशन पिरामिड्स।
तो अगली हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन क्या है, उसके कॉजेस क्या है, उसकी सोर्सेज क्या है। सबसे पहला है एग्जॉस्ट एमिशंस। ठीक है, तो व्हीकल्स जो हैं इन ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन यानी कि ऐसी पॉल्यूशन जो कि ऑटोमोबाइल्स की वजह से हो रही है, तो उसके कॉजेज कौन कौन से। सबसे पहले तो एग्जॉस्ट एमिशंस, यानी कि व्हीकल्स जो हैं वो नाइट्रोजन ऑक्साइड को एमिट करती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को एमिट करती हैं, हाइड्रोकार्बन्स को एमिट करती हैं और पार्टिकुलेट मैटर को एमिट करती है, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है। दूसरा इवापोरेटिव एमिशंस, यानी कि फ्यूल सिस्टम्स जो होते हैं वो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिलीज करते हैं जो कि रिएक्ट करते हैं ताकि ग्राउंड लेवल ओजोन जो है वो बन सके। तीसरा क्रैंस के वेंटिलेशन गैसेस, तो गैसेस जो कि क्रैंस के वेंटिलेशन सिस्टम से निकल रहा है वो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस को ऐड करती है एनवायरनमेंट के अंदर। चौथा हेल्थ इंपैक्ट, ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन जो है वो हार्मफुल होती है ह्यूमन हेल्थ के लिए क्योंकि ये रेस्पिरेटरी इश्यूज और लंग डिसीज को प्रमोट कर रहा है। पांचवा है एयर पॉल्यूशन कंट्रीब्यूशन, जैसे कि कार्स हो गए, ट्रक्स हो गए, बसेस हो गए, वो फॉसिल फ्यूल पर चलती हैं जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है क्योंकि जब ये फॉसिल फ्यूल कंबस्शन होता है, इसका बर्न करता है तो उससे नाइट्रोजन ऑक्साइड और बाकी सारी ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं। तो ये कॉजेज हैं और सोर्सेज हैं ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन के। ठीक जी, तो पहला तो है एग्जॉस्ट एमिशन, यानी कि व्हीकल से जो एग्जॉस्ट आ रहा है। दूसरा एयर पॉल्यूशन हो रहा है। तीसरा हेल्थ इंपैक्ट्स भी हैं इसके और इवापोरेटिव एमिशंस। तो इनका हम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं बाद में भी। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसमें ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं इसमें से कि बेल शेप पिरामिड क्या होता है, अनशेप पिरामिड क्या होता है, तो उसके बारे में आप पढ़ के जाइएगा और बाकी मैंने समझा भी दिया आपको। अगला है कि कंट्रोल मेजर्स क्या क्या है हमारे पास। ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम कौन कौन से मेजर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो पहला है कि हमको फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, हाइब्रिड कार्स हो गए, उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा, हमको वाइजली ड्राइव करना पड़ेगा ताकि हम अपने जो व्हीकल है उसको मेंटेन किया जा सके। ठीक है, और रेगुलर मेंटेनेंस शेड्यूल करवाना पड़ेगा क्योंकि आपने देखा होगा ना, काफी सारे लोग बाइक पे जाते हैं, उनकी बाइक बहुत ज्यादा धुआं देके चलती है, तो उनका मेंटेनेंस जरूरी है ताकि कम से कम धुआं प्रोड्यूस हो सके। तीसरा, अननेसेसरी आइडलिंग जो है उसको भी अवॉइड करना पड़ेगा ताकि हम फ्यूल को सेव कर पाए। चौथा, होम डिलीवरी जो है उनको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। पांचवी चीज क्या है कि भाई हमको इलेक्ट्रिक और बैटरी पावर्ड इक्विपमेंट्स का यूज करना पड़ेगा। हमको एमिशन नॉर्म्स जो है उनको अध्ययन करना पड़ेगा, रेगुलेशंस भी लगाने पड़ेंगे ताकि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। कारपूलिंग को प्रमोट करना पड़ेगा ताकि नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है रोड पे वो रिड्यूस हो पाए। अगली चीज है जीरो एमिशन व्हीकल जैसे कि इलेक्ट्रिक कार्स और बाइक्स हो गई, इनको इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। और हमको रेगुलरली मेंटेन करना पड़ेगा अपने व्हीकल को ताकि हम एमिशंस को रिड्यूस कर पाए। तो ये कंट्रोल मेजर्स हैं। अब हम बात करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है कि क्यों फार्मर जो है वो अपने स्टबल को बर्न करते हैं। स्टबल यानी कि पराली, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो कि खेत में क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद बच जाता है, जो वेस्ट है एक तरीके से, उसको फार्मर्स बर्न क्यों कर रहे हैं। तो वो इसलिए बर्न करते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि डिस्पोज करने का। तो farmers burn stubbornly primarily to dispose of the straw left after harvest quickly and cost effectively when other methods like tilling or incorporating straw into the soil are challenging। क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इस वजह से वो क्या कर देते हैं, वो स्टबल को बर्न कर देते हैं। क्योंकि अगर वो बाकी सारी चीजों को एक्सेप्ट करेंगे तो वो उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती है। तो इसी वजह से फार्मर जो है वो स्टबल बर्न करते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। तो एडवांटेजेस क्या है स्टबल बर्निंग की। एक तो डिस्पोजल जो होता है वो इजीली हो जाता है, यानी कि बर्निंग जो है स्ट्रॉ की वो लो कॉस्ट सोल्यूशन होता है, सबसे लो कॉस्ट सोल्यूशन है। 1 रुपए की माचिस ली, आग लगाई, पूरा खेत स्वाहा। ठीक है, तो ये ईज ऑफ डिस्पोजल है। जब हम बहुत सारा एक्सेसिव स्ट्रॉ होता है हमारे पास, तो उसको मैनेज करना, जैसे कि टिलिंग से मैनेज करना या उसको अक्रॉस द फील्ड स्प्रेड करना ताकि वो क्या हो जाए, ताकि वो खाद में बदल पाए, कंपोस्ट हो पाए, उसका बदल पाए। तो इसलिए इस चीज को अवॉइड करने के लिए, ये फालतू की चीजें जो है इनको अवॉइड करने के लिए किसान क्या करते हैं भाई, जला देते हैं। और उनके लिए ये एडवांटेज होता है क्योंकि बर्निंग जो है वो लो कॉस्ट सोल्यूशन होता है। दूसरा, पेस्ट और वीड कंट्रोल हो जाता है इसकी वजह से। स्टबल बर्निंग क्या होता है, वो पेस्ट और वीड जो है फील्ड के अंदर उनको भी मार देता है। तीसरा, नाइट्रोजन के जो टाई अप्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो बर्निंग स्टबल कैन रिड्यूस नाइट्रोजन टाई अप इन द सॉइल। तो ये तो एडवांटेजेस हो गए।
स्टेबल बर्निंग के, लेकिन इसके इफेक्ट्स भी हैं। सबसे पहला इफेक्ट क्या है कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं सॉइल के अंदर वो लूज हो जाते हैं, यानी कि 90% ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम आर लॉस्ट व्हेन स्ट्रॉ इज बर्न। तो ये तो इफेक्ट हो गया, एडवांटेजेस पढ़ लिए हमने। अब हम पढ़ रहे हैं डिसएडवांटेजेस क्या है। दूसरा, पॉल्यूशन होता है। स्टेबल बर्निंग की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो रिलीज हो जाते हैं एयर के अंदर, इसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होती है। तीसरा, सॉइल स्ट्रक्चर भी डैमेज करता है स्टेबल बर्निंग, क्योंकि इससे सॉइल फर्टिलिटी और इरोजन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज होती है, इरोजन इंक्रीज हो जाती है, और सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो भी डैमेज होता है। चौथी चीज है कि फायर्स जो है वो भी, उसका भी रिस्क है। स्टेबल बर्निंग जो होती है वो रिस्क पोजेस करती है फायर का। कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई हम अपने खेत में आग लगा रहे होते हैं लेकिन सामने वाले का खेत भी जल जाता है, तो ये रिस्क ऑफ फायर भी होता है स्टेबल बर्निंग के अंदर। पांचवा, हेल्थ इंपैक्ट्स होते हैं, क्योंकि जो स्टेबल बर्निंग से जो एमिशंस हो रहे होते हैं उनसे बहुत ज्यादा हेल्थ डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी कंडीशन जो है वो खराब हो सकती है। तो ये है इफेक्ट स्टेबल बर्निंग के। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस स्लाइड का भी, और एग्जाम से जाने से 1-2 मिनट पहले पढ़ लीजिएगा। हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस क्या हैं जो कि हम ले सकते हैं ताकि स्टेबल बर्निंग को अवॉइड किया सके। सबसे पहली चीज है कि हमको टर्बो हैप्पी और सुपर स्ट्रो मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है 2 ऐसे मेथड जिनकी वजह से हम स्टेबल बर्निंग को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। वो कौन कौन से इको फ्रेंडली मेथड्स हैं? वो है टर्बो हैप्पी सीडर और सुपर स्ट्रो मैनेजमेंट सिस्टम। दूसरा, बायोमास ब्रिकेट्स का यूज करना, यानी कि हमको कंप्रेस्ड ब्लॉक जो है वो बनाने पड़ेंगे रेसिडुअल स्ट्रो के, जो कि कोयले की जगह पे सब्स्टिट्यूट की तरह काम कर सकते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, ताकि जो कार्बन के फुटप्रिंट्स है वो रिड्यूस हो पाए। बायो एंजाइम स्प्रेइंग, यानी कि हमको बायो एंजाइम जो है वो स्प्रे कर सकते हैं हम उस स्टबल के ऊपर, ताकि डिकम्पोजिशन फास्ट हो पाए और न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर बन पाए उसका। कॉटेज इंडस्ट्रीज ट्रांसफॉर्मेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि जो पैडी का जो रेसिड्यू होता है उसको हम पेपर, फॉडर, बीडिंग ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा, कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन, यानी कि एनारोबिक डाइजेशन जो होता है स्ट्रोक का, वो बायोगैस प्रोडक्शन भी कर सकता है, जिसकी वजह से बायो स्लरी बन सकती है और सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। तो क्या हो सकता है, उसको हम कहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं? एक तो बायोमास ब्रिकेट्स बना सकते हैं जो कि कोयले की जगह पे यूज किए जा सकते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। दूसरा, बायो एंजाइम स्प्रे कर सकते हैं उसके ऊपर ताकि वो जल्दी से जल्दी डिग्रेड हो पाए। चौथा, कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से उस स्टॉक की वजह से हम पेपर वगैरह ऐसी चीजें बना सकते हैं। बायोगैस प्रोडक्शन के जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज एन स्लरी, ठीक है, ताकि बायोगैस प्रोड्यूस हो सके। और उसको हम एनिमल फॉडर, यानी कि एनिमल के खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है जिनकी वजह से हम स्टेबल बर्निंग को अवॉइड कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपकी जो ये यूनिट है वो खत्म हो रही है। सारे टॉपिक्स हमने पढ़ा दिए हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो प्लीज रिवाइंड करके देख लीजिएगा। और आप अपने नोट्स की अगर बात करें तो आप नोट्स का क्या कर सकते हैं भाई, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, वरना आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट यार, बहुत जरूरत है आपके सपोर्ट की। तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मोनेटाइज करने में मदद करेगा मेरे चैनल की। थैंक यू गाइज।